तो ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम चर्चा में। और चर्चा के तहत अब हम बात करेंगे राष्ट्रपति चुनाव, किस पर भारी किसका दाव। संदर्भ यह है कि राष्ट्रपति चुनाव के तहत देश के तमाम सांसद और विधायक मतदान करते हैं और उस मतदान के माध्यम से ही तय होता है कि देश के सर्वोच्च पद, सर्वोच्च संवैधानिक पद, राष्ट्रपति के पद पर कौन बैठेगा। वर्तमान में जो राजनीतिक हालात है तो प्रकट तौर पर दिखता है कि इसमें ज्यादा बात करने की जरूरत क्या है। भारतीय जनता पार्टी के 18 राज्यों में प्रत्यक्ष या सहयोग के साथ सरकार है। दूसरी तरफ लोकसभा की बात करें तो 300 से ज्यादा सीटें लोकसभा में हैं, 100 सीटें उसकी राज्यसभा में हो चुकी है। तो दिक्कत की क्या बात है, भारतीय जनता पार्टी जिसको प्रत्याशी बनाएगी वो जीत जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। कुल मतों की दृष्टि से अगर देखा जाए तो इस समय एनडीए के पास, जिसका नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी के पास है, और उसके साथ में जो सहयोगी दल हैं उनके पास कुल मतों का 48% है। 52% मत जो है वो विपक्ष के पास है। पर 52% होने के बाद भी विपक्ष की जीत को लेकर कोई भी सुनिश्चित तौर पर कहने की स्थिति में इसलिए नहीं है क्योंकि विपक्ष एकजुट नहीं है। कब कौन विपक्ष का दल या नेता सत्ता पक्ष के साथ बैठकर हमजोली बन जाएगा, इसको लेकर कुछ कहा नहीं जाता। कब बीजू पटनायक के बेटे नवीन पटनायक कुछ और कहानी कर दें, कब जगन रेड्डी कुछ और कर बैठे, इसके संदर्भ में कहना जरा मुश्किल है। इसीलिए विपक्ष की रणनीति पर ध्यान तो है, पर विपक्ष की रणनीति पर कोई दांव लगाने के लिए तैयार नहीं। पर महत्वपूर्ण मसला यह हुआ है राष्ट्रपति चुनाव के संदर्भ में कि विपक्ष का सबसे प्रमुख राजनीतिक दल कांग्रेस इस समय पिछड़ गया है। राहुल गांधी सोनिया गांधी को ईडी की नोटिस के चलते दूसरी राजनीति में उलझ गए। कांग्रेस को दांव पर मात देने के लिए ममता बनर्जी आगे आई। ममता बनर्जी ने आज बाकायदा कॉन्स्टिट्यूशन क्लब दिल्ली में विपक्षी नेताओं की बैठक बुलाई। 9वें नंबर पर उसमें सोनिया गांधी को आमंत्रण दिया गया था, जो सूची उन्होंने विपक्षी नेताओं की तैयार की थी। कांग्रेस उसमें आमंत्रित थी। मल्लिकार्जुन खड़गे समेत 3 नेता उस बैठक में गए और भी तमाम नेता गए। 22 दलों को बुलाया गया था, 17 ने वहां उपस्थिति दर्ज कराई। बातचीत हुई। समझने की कोशिश करते हैं ये बातचीत क्या रंग लेकर आएगी। हमें समझाने के लिए 4 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। जयप्रकाश जी हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, कांग्रेस पार्टी का प्रमुख चेहरा है। खेमचंद शर्मा जी हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, वह भी हमारे साथ हैं। ब्रजमोहन श्रीवास्तव जी हैं, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। शरद पवार की दावेदारी चर्चाओं में है, पर शरद पवार को जो लोग जानते हैं वो बोलते हैं वो हारने के लिए दांव पर ना तो लगते हैं ना लगाते हैं। और साथ ही रिजू दत्ता, प्रवक्ता टीएमसी अर्थात तृणमूल कांग्रेस, वो भी हमारे साथ है। आप सबका स्वागत है। और शुरुआत रिजू दत्ता जी से करते हैं। किसको मात देना चाहते हैं रिजू दत्ता जी, कांग्रेस को या भाजपा को? सवाल इसलिए है कि देश महसूस कर रहा था राष्ट्रपति चुनाव का मसला है। एक तरफ भाजपा नेतृत्व करेगी किसको लड़ाना है, दूसरी तरफ कांग्रेस बैठेगी तमाम विपक्षी दलों के साथ में और तय करेगी किसको लड़ाना है। कांग्रेस ताकती ही रह गई, बैठक ममता जी कर ली। तो आपने कुल मिलाकर भाजपा को संदेश दिया या कांग्रेस को संदेश दिया, समझना चाहते हैं क्या है इसके मायने। एक राज्य में मौजूद तृणमूल कांग्रेस राष्ट्रपति का चुनाव तय करना चाहती है, वाकई? देखिए, सीधी सी बात है कि देश में अभी जो हालात है उसमें आप बेरोजगारी से लेके बढ़ते हुए दाम से लेके मुद्रास्फीति से लेके बीजेपी के चलते, बीजेपी के सरकार के चलते देश की जनता परेशान है। तो बीजेपी को सत्ता से हटाना है और बीजेपी को सत्ता से बेदखल करने के लिए 24 से पहले हमारे पास ये राष्ट्रपति चुनाव है, जहां पर जितने भी आप प्रगतिशील विपक्षी दल हैं उनका सबका एकजुट होना ये समय की मांग है। और इसीलिए एक नेत्री जो 7 बार की सांसद रही है, 4 बार की मंत्री, 3 बार की मुख्यमंत्री और देश की एकमात्र महिला मुख्यमंत्री, उन्होंने न्योता और चिट्ठी लिखा था, न्योता दिया था सारे विपक्षी दलों को एकजुट होने के लिए। उसमें आज आपने देखा कि सारे 17 दल आए थे और 2 दल जो नहीं आए थे उन्होंने कहा कि हम नहीं आए कुछ और कारण से, पर अगर सारे चुन के कोई कैंडिडेट देता है तो उनका हम समर्थन करेंगे। तो ये तो कोई प्रदेश की राजनीति नहीं है, ये देश के हित में, देश की संविधान के हित में बीजेपी के खिलाफ एक संगुट, एक चेहरा जो सबको मिलके बनेगा, वो चेहरा को सामने लाने का। सीधा सवाल रिजू दत्ता जी, अपेक्षा थी कि मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस है, उसे इसका नेतृत्व करना चाहिए, उसे इसकी पहल करनी चाहिए, उसे इसकी जमावट करनी चाहिए, पर तृणमूल कांग्रेस कर रही है, ममता बनर्जी कर रही है। क्या ये संदेश है कि अब कांग्रेस में दम नहीं, इसलिए अब हमारे बगैर कुछ चलना नहीं, इसलिए हम नेतृत्व करने आ गए, बंगाल से निकलकर, कलकत्ता से निकलकर दिल्ली की ओर? कभी कलकत्ता देश की राजधानी हुआ करती थी अंग्रेजों के राज में, वापस कलकत्ता को केंद्र बनाने की हजरत है दिल्ली के संदर्भ में। जी दत्ता जी। सर आप, हाँ नहीं, ऐसा देखिए, हम ऐसा कुछ भी नहीं है, पर हम सिर्फ इतना चाहते हैं
कि आपसी रंजिश को मिटा के देखिए, आज टीआरएस ने ओपन मीडिया पे बोला कि वो आज मीटिंग में नहीं आए क्योंकि वहां पर कांग्रेस मौजूद था, और सुनने में आ रहा है कि आम आदमी पार्टी का भी कुछ ऐसा ही ख्यालात है। तो मेरा सिर्फ इतना निवेदन है सबसे, सारे विपक्षी दल से, जो मेरी नेत्री का भी निवेदन है कि आपसी रंजिश को बुला के, प्रदेश की राजनीति को बुला के, जनहित में, देश के हित में हम सारे एकजुट होकर बीजेपी के खिलाफ ये लड़ाई लड़े, और ताकि हमारे जो प्रत्याशी कैंडिडेट है वो आगे जाके राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल हो। तो देश में भाजपा विरोधी राजनीति का नेतृत्व करना चाहती है ममता बनर्जी, और उसके लिए राष्ट्रपति चुनाव के माध्यम से संदेश दे रही हैं। जयप्रकाश जी जूझ रहे हैं अभी राहुल गांधी जी की ईडी से मुक्ति के संदर्भ में। दूसरी उलझन ममता बनर्जी के रूप में आई हुई है। जयप्रकाश जी क्या कहते हैं? आप सत्ता से तो बेदखल पहले ही कर दिए गए, अब मुख्य विपक्षी दल की हैसियत से भी बेदखल किए जा रहे हैं। सामने सामने दिल्ली में चुनौती दी जा रही है और आपके नेता जाके उस तमाशे को देख भी रहे हैं। क्या कहते हैं? वाकई इतना ज्यादा आप लोग अप्रासंगिक हो गए, अनरिलेवेंट हो गए कि अब विपक्ष का नेतृत्व करने के संदर्भ में भी आप में दम नहीं रहा, भरोसा नहीं रहा विपक्षी नेताओं को, विपक्षी दलों को? नहीं डॉक्टर साहब, ऐसा नहीं है जी। कांग्रेस के बिना विपक्ष की एकता अधूरी है जी। क्योंकि पूरे देश में सबसे बड़ा विपक्षी दल कोई है तो राष्ट्रीय स्तर पे कांग्रेस पार्टी है जी। और आपने बात की वे आपके नेता एनडीए से जो राहुल जी या सोनिया जी ईडी के उसके मामले से जूझ रहे हैं। ये तो एक योजनाबद्ध तरीके से जब भी देश और प्रदेश में चुनाव होते हैं, अब राष्ट्रपति के चुनाव को देख करके हमारी माननीय नेता आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी राहुल जी को ईडी में लगातार तमाशा बनाया हुआ 3 दिन से बुला रहे हैं, और निकलना उसमें खोदा पाउडर निकला चूहा, निकलना उसमें कुछ है नहीं। लेकिन ये पहल कांग्रेस पार्टी भी इसमें शामिल है और वे तो सब जानते हैं कांग्रेस पार्टी और दूसरे जो हमारे क्षेत्रीय दल है। मैं ये कहना चाहता हूं राजनीति में कोई छोटा बड़ा नहीं होता, पहल जिसने की है किसने की है कोई बुरी बात नहीं है, पहल की है पहल करनी चाहिए, क्योंकि हमारी पार्टी के ऊपर 3 दिन से नहीं चाहती थी भारतीय जनता पार्टी के कांग्रेस पार्टी चुनाव में बढ़ चढ़ करके काम करे, इसलिए ड्रामा रचा था। आज हमारी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व ईडी के मामले में जितनी भी उन्होंने इन्वेस्टिगेशन करनी थी कर चुके हैं। हम सब इकट्ठा करके हमारी भी सोच यही रहेगी कि विपक्ष और हमारा निवेदन भी है, क्योंकि थोड़ी खुल के बात कीजिए ना। आपने स्वयं कहा कि केंद्र सरकार या भारतीय जनता पार्टी चाहती थी कि कांग्रेस राष्ट्रपति चुनाव में भूमिका ना निभा पाए। क्या आप मानते हैं आज इस कार्यक्रम में कि भाजपा की रणनीति सफल हो गई और ममता बनर्जी उनकी रणनीति का हिस्सा बन गई? कांग्रेस को नेतृत्व क्या नहीं करना चाहिए था? जयप्रकाश जी ऐसा मानते हैं, और अब नेतृत्व ममता बनर्जी कर रही हैं और उस बैठक में कांग्रेस को 9वें नंबर पर रख के बुला रही हैं। सोनिया गांधी का नाम आमंत्रितों की सूची में 9वें नंबर पर है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस देश का सबसे पुराना राजनीतिक दल, वह 9वें नंबर पर ममता बनर्जी के द्वारा एक्नॉलेज किया जा रहा है। इतना अपमान तो भाजपा ने भी नहीं किया आपका, और आप इसे पचा रहे हैं। इतना उलझ गए, इसके चलते बर्दाश्त करना पड़ा रहा जयप्रकाश जी? ना हम इस चक्कर में नहीं बढ़ते। पूरा देश जानता है कि कांग्रेस के बिना सारा विपक्ष अधूरा है, विपक्ष के लोग भी जानते हैं, ठीक है कि नहीं। हम ये चाहते हैं कि विपक्ष की एकता के लिए कांग्रेस पार्टी ने, आपने देखा होगा अब राजस्थान में हमारा जो चिंतन शुरू हुआ था उसमें भी आदरणीय सोनिया जी ने एक रेजुलेशन डाला था कि दूसरे क्षेत्रीय दलों के साथ मिलकर के हम काम करें। इसमें क्या बात है? और सर काम बात है कि नहीं ये तो समझने की बात है। आपको 9वें नंबर पर रख दिया, अगर आपको नहीं लग रहा है कि इसमें कोई बात है तो कोई बात नहीं है, लेकिन क्या बाकी देश इसको स्वीकार कर रहा है और देश देख रहा है क्या हो रहा है, इसके संदर्भ में सवाल है। मैं चर्चा को आगे बढ़ाते हुए खेमचंद शर्मा जी के पास जाना चाहता हूँ। खेमचंद जी, आपसे समझना चाहता हूँ आज की इस कोशिश के संदर्भ में, और जयप्रकाश जी का कहना है इसे कोई बहुत ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत नहीं, इसमें कोई खास बात नहीं है, हम सब मिलकर हैं। वाकई ऐसा है या आपको लगता है कि कुल मिलाकर कांग्रेस मुक्त भारत की बात भाजपा कहती थी, कांग्रेस मुक्त भारत भले ही ना हो पाए हो, पर विपक्ष में भी कांग्रेस 2वें दर्जे पर पहुंच गई है, इस संदर्भ में कुछ कहेंगे? खेमचंद शर्मा जी के पास शायद मेरे आवाज नहीं जा रही, मैं ब्रजमोहन जी के पास रुक करता हूं। ब्रजमोहन जी, आपसे जानना चाहता हूं, शरद पवार जैसा अनुभवी राजनीतिज्ञ मौजूद है और इसके बावजूद भी नेतृत्व जो है ममता बनर्जी कर रही हैं, इतना थक गए, इतना चुक गए आप लोग, थोड़ा अचंभा हो रहा है, कुछ कहेंगे? नहीं डॉक्टर साहब, इस पे थकने चुकने की बात नहीं है। आप तो कि पीछे अगर पलट के देखेंगे
तो ये स्थिति तो भारतीय जनता पार्टी के साथ भी रही है। जी जनता पार्टी जब बनी थी उस समय भारतीय जनता पार्टी की स्थिति क्या थी वो आपको मालूम है। जी और इस एनडीए में आदरणीय चंद्रबाबू नायडू को संयोजक बना के रखा था, वो लीड करते थे, जबकि बहुमत भारतीय जनता पार्टी के पास था। तो ये एक रणनीति का हिस्सा होता है। कई बार मैं सोचता हूँ इस पे ये मुद्दा इतना महत्वपूर्ण नहीं है जी किसका नाम किस नंबर पे है और किसने किसको बुलाया। जी महत्वपूर्ण बात यह है कि विपक्ष पूरा एक जगह आकर बैठा है और आदरणीय ममता बनर्जी साहब ने उसकी पहल की है और उस पहल मैं को बीच में रोकना चाहूंगा ब्रजमोहन जी, कम से कम आपसे गलत बयानी की बिल्कुल उम्मीद नहीं करता हूं मैं। आप बोले पूरा विपक्ष आकर बैठा है, कहां बैठा है? दिल्ली में बैठा है। दिल्ली में सरकार किसकी है? दो लोगों की, एक नरेंद्र मोदी की, एक अरविंद केजरीवाल जी की। विपक्ष पूरा बैठा है ये ब्रजमोहन जी कह रहे हैं, तो अरविंद केजरीवाल कहां रूट कर बैठा है ये हम पूछ रहे हैं, बताइए ना। देखिए मैं आपको इसको भी स्पष्ट कर दूं, क्योंकि जैसा कि अभी इसके पहले दत्ता जी ने कहा भी और ये चीज हवा में भी है कि कांग्रेस की उपस्थिति के कारण आप पार्टी उतनी सहज अपने आप को महसूस नहीं कर रही थी, लेकिन आदरणीय शरद पवार जी के साथ, आदरणीय ममता जी के साथ तो उनके बेहतर संबंध है, उनसे बात कर ली जाएगी। अगर उपस्थित नहीं हुए हैं इसका ये मतलब थोड़ी कि वो सहमत नहीं है। क्या आप ये कहना चाहते हैं कि आप पार्टी चाहती है कि भारत में भारतीय जनता पार्टी ताकतवर रहे और वही लगातार सत्ता में रहे? ये तो नहीं है, वो भी अपने मत का उपयोग करेंगे। और क्या आप ये कहना चाहते हैं? अरे मैं कुछ कहना नहीं चाहता ब्रजमोहन जी, और आपकी आवाज तेज हो जाने से सच नहीं बदल जाएगा। महत्वपूर्ण बात यह है 52% वोट विपक्ष के पास है, पर वो विपक्ष एक साथ नहीं है। दिल्ली में बैठक थी, ममता बनर्जी की पहल थी। अगर विपक्षी एकता का संदेश वाकई देश में देने की इच्छा विपक्षी दलों की थी तो सब साथ दिखते। सबको छोड़िए, जिसकी दिल्ली में सरकार है, उम्मीद तो हम ये कर रहे थे कि अरविंद केजरीवाल ममता बनर्जी के बगल में खड़े होकर एक आतिथ्य की परंपरा जो देश की है उसका निर्वहन करेंगे, सारे विपक्षी दलों का हाथ जोड़कर स्वागत करेंगे। अरे आप सब लोग मुहिम में आए हैं, स्वागत है। पर अरविंद केजरीवाल तो रूट कर कहीं और ही चले गए और उसके बाद भी आप यहाँ पर बोल रहे हैं देखिए हम सब एक साथ हैं। कैसे मान लें? डॉक्टर साहब मैं सोचता हूँ रूटने जैसा शब्द का उपयोग ठीक नहीं है। क्या आपको ये पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी को अरविंद केजरीवाल जी सपोर्ट करेंगे? क्या उनके विधायक और सांसद उनको वोट देंगे? जो पार्टी भारतीय जनता पार्टी को गुजरात में धूल चटाने के लिए घूम रही हो, जो पार्टी बीजेपी से लड़ने के लिए हिमाचल प्रदेश में खड़ी हो, क्या उसके बारे में ऐसा कहा जा सकता है? हाँ, बिल्कुल कहा जा सकता है, क्योंकि वो पंजाब में कांग्रेस को पलटने के लिए भी इसी प्रकार से घूम रही थी। तो जितनी उनकी दुश्मनी भाजपा के संदर्भ में है, कांग्रेस के प्रति भी उनकी ऐसी मोहब्बत हमें समय समय पर दिखाई देती है। और आपने स्वयं भी कहा कि हाँ उन्हें कांग्रेस के चलते कुछ दिक्कत है, तो इसीलिए सवाल है। मैं जाना चाहता हूं खेमचंद शर्मा जी के पास, लेकिन रिजू दत्ता जी कुछ परेशान हो गए मेरे सवालों के मद्देनजर या आपकी टिप्पणी के मद्देनजर। एक बार उनका हस्तक्षेप सुन लेता हूं और फिर खेमचंद जी के पास जाऊंगा। इस तमाशे पर उनका क्या मानना है? जी नहीं, मैं कुछ परेशानी की बात नहीं है सर, बात ये सिर्फ बहुत सीधा है। देखिए, कांग्रेस सबसे बड़ा विपक्षी दल है और विपक्षी एकता में कांग्रेस का एक बहुत बड़ा जगह है, इसमें कोई दो राह नहीं। बट कांग्रेस को भी थोड़ा सा अपना ये जो दोहरी चरित्र है ये भी छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप देखें बंगाल में जब इलेक्शन होता है तब कांग्रेस लेफ्ट के साथ हाथ मिला के टीएमसी के अगेंस्ट लड़ती है। जब केसीआर जी के वहां पर इलेक्शन होता है कांग्रेस उनके विरुद्ध में चले जाते हैं। आज देखिए आदरणीय शरद पवार जी और ममता जी के नेतृत्व, आज केजरीवाल जी के साथ ममता जी का और शरद पवार जी का बेहद अच्छा संपर्क है और वो हमारे साथ है। ये मैं आपको कह रहा हूं, मैं उनकी पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूं, पर मैं कह रहा हूं कि वो हमारे साथ है। कोई दिक्कत की बात नहीं है रिजू दत्ता जी, उतने ही समय तक ये अच्छा संबंध है जब तक शरद पवार की हैसियत पश्चिम बंगाल में सियासत करने की ना हो जाए। उतने ही समय तक आपके अरविंद केजरीवाल से संबंध अच्छे रहने वाले हैं जब पश्चिम बंगाल में आपकी जड़ खोदने के लिए अरविंद केजरीवाल दौरे करना शुरू ना कर दें। तो इसलिए वो जो कहानी है वो देश जानता है, बूझता है, और जयप्रकाश जी की जो दिक्कत है उसको भी हम बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। बहरहाल इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। और खेमचंद जी, कितना आनंद है आपको विपक्षी एकता की इस मुहिम के संदर्भ में दृश्य जो उपस्थित होता है? आधे आते हैं, कुछ रूठ जाते हैं, कुछ के संदर्भ में ऐसी बातें आ जाती हैं, आपकी राह कितनी आसान हो जाती है? देखिए, ये भारत के राष्ट्रपति का चुनाव होने वाला है और ये चुनाव सर्वसम्मति से हो, ये देश के लिए भी अच्छा है, विपक्ष के लिए भी अच्छा है, पक्ष के लिए भी अच्छा है। और राष्ट्रपति के लिए जब वोट देते हैं तो ये कोई पार्टी के लिए वोट नहीं देते, कोई भी पार्टी हो, XYZ हो सकता है, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ
अपने विचारों को अलग समझती हो, भारतीय जनता पार्टी के साथ राजनीतिक रूप से नहीं खड़ी होती हो, लेकिन राष्ट्रपति को वोट दे सकते हैं क्योंकि राष्ट्रपति पूरे देश का होने वाला है और सर्वसम्मति से राष्ट्रपति चुने, ये सबके लिए अच्छा है। और इस समय जो सरकार है, जिस तरीके से हमें समर्थन पूरे देश में मिला हुआ है, हमें पूरी उम्मीद है जिस व्यक्ति को हमारा संगठन, जो हमारा जो ग्रुप चुनेगा, इंडिया चुनेगा, वो राष्ट्रपति जरूर बनेंगे, क्योंकि ना सिर्फ हमारे साथी बल्कि विपक्ष की बहुत सारी पार्टी हमारे कैंडिडेट के साथ खड़ी होंगी, क्योंकि उनको पता है कि भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी जिस कैंडिडेट को लाएंगे वो देश के लिए उत्तम होंगे, सर्वोत्तम होंगे। और रही बात विपक्ष की, दीदी का बंगाल जल रहा है और दीदी दिल्ली में मीटिंग कर रही है, दीदी को बंगाल की चिंता है नहीं। वैसे ही कांग्रेस जहाँ भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है, राहुल गांधी ईडी के सामने खड़े हुए हैं और उनकी जो लीडरशिप है वो नाटक नौटंकी करने में व्यस्त है। तो इनको देश की चिंता नहीं है, इनको लोगों की चिंता नहीं है, इसीलिए कांग्रेस के साथ कोई खड़ा नहीं होना चाहता। वैसे ही दीदी के साथ कोई खड़ा नहीं होना चाहता। दीदी अपनी जिम्मेदारियों को निभाती है। मेरे को बात समझ में नहीं आ रही। अभी थोड़ी देर पहले आप जब बोलना शुरू किए तो बताया कि हम तो सर्वसम्मति चाहते हैं और विचार आपके ऐसे हैं जिसमें दीदी बंगाल जल रहा है, वो दिल्ली में आ रही हैं, कांग्रेस के नेता जो है ईडी से डर रहे हैं। आप सर्वसम्मति चाहते हैं या इनको धमकाना चाहते हैं? आप इनका मन जीतकर अपने साथ खड़ा करना चाहते हैं या ईडी वीडी से डराकर इन्हें अपने साथ खड़ा करना चाहते हैं? क्या सर्वसम्मति हासिल करने के लिए ईडी का खेल खेला जा रहा है? आपकी बातचीत समझ में नहीं आई। सर्वसम्मति चाहने वाला व्यक्ति और इस प्रकार की कटाक्ष की भाषा का इस्तेमाल करे, दीदी को भी निपटा दिए, कांग्रेस को भी निपटा दीजिए, थोड़ा समझना मुश्किल हो गया आपकी बात को खेमचंद जी। मंसूर भाई, तो अलग सिस्टम है। राष्ट्रपति चुनाव के लिए हम सर्वसम्मति बनाएंगे, हम प्यार से बात करेंगे, हम अगर उनको कुछ चर्चा करनी है उसमें भी बात करेंगे, हम उनके सहयोग भी लेंगे, उनका सजेशन भी लेंगे। और हमारी पार्टी ने दो जो हमारे सबसे बड़े नेता हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी और राजनाथ जी, उनको नियुक्त किया है और वो सबसे चर्चा पर चर्चा कर रहे हैं। रही बात दूसरी, कानून अपना काम कर रहा है और हर एक मुख्यमंत्री को, मंत्री को और जो भी राजनेता है, जो भी सामाजिक जीवन में है, उसको अपनी ड्यूटी निभानी चाहिए। बंगाल अगर जल रहा है तो दीदी को वहां पे ध्यान देना चाहिए। ये आप हफ्ता भर बात कर लो, 10 दिन बात कर लो, आपको दिल्ली में आके मीटिंग करना जल्दी है, आपको बंगाल को सेटल करना, बंगाल को वहां पे लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करना। खेमचंद जी बहुत परेशान है बंगाल को लेकर। उनका कहना है बताओ यार, बंगाल जल रहा है और दीदी जो है दिल्ली में है। क्या कर रहे हैं दत्ता जी, क्यों कर रहे हैं आप ऐसा, बंगाल को भूलकर दिल्ली की राजनीति? सही बात है सर, 4 दिन से देश में आग लगी हुई है, बच्चों को गोली मार के मार दिया जा रहा है, खून झर रहा है और प्रधानमंत्री चुप है। और जो फ्रिंज एलिमेंट जिनके वजह से ये सब हुआ है वो आज तक गिरफ्तार नहीं हो। ये जो प्रवक्ता आज यहाँ पर बैठे हैं, कल खुद रहेंगे या फ्रिंज एलिमेंट बन जाएंगे, इनको खुद को नहीं पता है। बुलडोजी से तो देश नहीं चलता। और सर मैं आप इनको एक चीज से बता देना चाहता हूँ, जब हम बचपन में इतिहास की किताब पढ़ते थे ना सर, तो गलती से 1-2 पन्ने पलट जाते थे तो ऐसे 300 साल निकल जाते थे। ये जो 8 साल की पार्टी का जो अहंकार है ना, ये मुंह के बल गिरने वाला है 2024। आप देखते रहिए सर, इनका अहंकार मुंह के बल गिरने वाला है। वो हमारा विषय नहीं, हमारा विषय तो राष्ट्रपति के संदर्भ में चुनाव है। जयप्रकाश जी, वाकई आपको लगता है आप इतने मंझे हुए राजनीतिज्ञ हैं? हरियाणा में कहा जाता है कि हवा को भांपने वाले 2-4 ही राजनीतिज्ञ हैं। इनमें रमेश कौशिक का नाम लिया जाता है, धर्मवीर जी का नाम लिया जाता है, उनमें से एक नाम जयप्रकाश जी का भी लिया जाता है। तो आपके उस हुनर को दांव पर लगा रहा हूं। राष्ट्रपति चुनाव के संदर्भ में क्या आपको लगता है वाकई विपक्ष कोई चुनौती है, या आप मानते हैं कुल मिला के एक तमाशा है, जब तक चलना है प्रक्रिया के तहत चलेगा, बाकी राष्ट्रपति तो कुल मिला के जिसकी देश में सत्ता चल रही है उसके अनुसार ही होने वाला है। इसलिए कांग्रेस अपने आप को ज्यादा दांव पर लगाने के लिए तैयार नहीं है। तो ममता बनर्जी जो खेल खेलना चाहती हैं, खेलने दिया जा रहा है। नहीं, ऐसा तो नहीं मानसू जी। देखिए, इसमें तो ध्यान रखिएगा जयप्रकाश जी, मतलब आपकी बड़ी साख है समय को भांपने के संदर्भ में, चुनाव के नतीजों को लेकर के। तो जो भी कहें उस अनुसार कहिएगा, नतीजा ज्यादा इंतजार नहीं करेगा। 23 जुलाई को देश देखेगा कि जयप्रकाश जी ने जो बोला था वो कितना सटीक बैठा। मैं बता रहा हूं कि एनडीए के वोट कम है और विपक्ष के वोट ज्यादा है जी। जहां तक इन्होंने बात कही, खेमचंद शर्मा जी के हृदय में वो बात निकल गई जो उनके मन में बात थी। हमारे बांगरू भाषा में कहावत है, चोर के मन में डूम का डांडा जी। क्योंकि राष्ट्रपति के चुनाव में आकर के मान लिया एडी का। मैं एक खेमचंद जी से पूछना चाहता हूं, माननीय राहुल जी, माननीय सोनिया गांधी के ऊपर ईडी का जो आज आप इंक्वायरी कर रहे हैं, इसमें क्या किसी का लेन देन हुआ है जी? एजेएल जो है, क्या देश की जंग आजादी की लड़ाई में नेशनल हेराल्ड में काम नहीं किया? और यंग इंडिया की जो हिस्सेदारी उसमें आई है, उसमें लिखा हुआ नहीं है उसके ड्राफ्ट में कि इसमें तो ना कोई बेच सकता है, संपत्ति है एज इट इज रहेगी।
क्यों ड्रामाबाजी कर रहे हो? ये अब चुनाव आ गया इसलिए डर के इन्होंने छोटी छोटी पार्टियों के साथ समझौता इसलिए किया है, वरना जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ये बात कह रहे थे फलाना जल रहा है, फलाना जल रहा है, और देश जल रहा है खेमचंद जी। देश का किसान का खेत खाली है, आदमी का पेट खाली है, नौजवान को रोजगार नहीं। आज आपने थोड़ी देर पहले आपने हिमांशु जी एक डिबेट की थी, रामविलास जी मेरे ख्याल में उसमें आए हुए। फौज की भर्ती में क्या ड्रामा है? मैं कहता हूं कि आज भयभीत है भारतीय जनता पार्टी और एनडीए कि उनका राष्ट्रपति चुनाव में मेरी आशा है और मेरा निवेदन है विपक्षी दलों से इकट्ठा होकर के लड़े, आपसी मतभेद को बुला करके छोटी मोटी बात 19-21 करके भारतीय जनता पार्टी को। जयप्रकाश, आपको लगता है कि मतभेद भुला देंगे? आप जहां बैठते हैं वहां आने तक के लिए तैयार नहीं होते। अरविंद केजरीवाल दिल्ली में इतना भी लिहाज नहीं किए कि भाई विपक्ष के तमाम नेता देश भर से आ रहे हैं, चलो उनके सम्मान में बैठ लेता हूं, उनके स्वागत के लिए खड़ा हो लेता हूं। चले गए। क्यों चले गए? दत्ता जी बता रहे हैं कांग्रेस के होने से दिक्कत है। अब आपका होना विपक्ष के लिए भी इतनी बड़ी परेशानी है, बनेगी बात? हाँ बिल्कुल बात बनेगी। कई बार क्या होता है, एनडीए का चेयरपर्सन जो थे वो सरदार प्रकाश सिंह बादल भी रहे थे, उनके तो केवल 6 या 5 एमपी आते थे। राजनीति में छोटा बड़ा नहीं होता, एक दायरा होता है, मिलकर के सबने अपनी जिम्मेवारी निभानी है। मुझे आशा है कि सारा विपक्ष इकट्ठा होकर के इस गूंगी और बहरी सरकार जिसमें देश में मुद्रास्फीति की हालत क्या कर दी, बेरोजगारी किधर कहां चली गई, खुद प्रधानमंत्री जी ने माना कि हम 10 लाख रोजगार देंगे। आज जिस तरीके का ये कल जो बात करी है इसने रक्षा मंत्री जी ने, मुझे पहली बार शर्मा जी से एक प्रश्न पूछता हूं, 4 साल के लिए फौज में भर्ती करोगे? क्यों गुलाम कर रहे हो इस देश को? क्यों खराब कर रहे हो इस देश को? ये सवाल है। कुछ कहना चाहते हैं खेमचंद जी? उनका संक्षिप्त में हस्तक्षेप लेते हैं, फिर ब्रजमोहन जी से बात करेंगे। क्या है गंभीरता इसलिए नहीं आ रही विपक्ष की कोशिशों के संदर्भ में क्योंकि कोई चेहरा नहीं आ रहा? शरद पवार मंजे हुए राजनीतिक माने जाते हैं। क्या देश में होने वाला है उसे शरद पवार उतना ही बखूबी भाप पाते हैं जैसा हरियाणा में क्या होने वाला है जयप्रकाश जी भाप लेते हैं। पर खेमचंद जी से पहले उनका हस्तक्षेप सुनते हैं और फिर जाके ब्रजमोहन श्रीवास्तव जी से समझेंगे उनके नेताजी दाएं बाएं क्यों हो रहे हैं। जी खेमचंद जी। देखिए, आदरणीय जयप्रकाश जी बड़े हैं, सीनियर हैं, उनको अनुभव है। उनको 2 चीजें मैं बता दूं जी। आदरणीय जयप्रकाश जी, एक राहुल गांधी पे जो कार्रवाई हो रही है वो स्पष्ट रूप से इकोनॉमिक ऑफेंस है। एजीएल में हजारों मेंबर थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, उनके हक को मारा गया और 5 लोगों को नई कंपनी में मेंबर बना दिया गया। 90 करोड़ कांग्रेस कोई बैंक नहीं है, वो लोन देती है, लोन को माफ कर देती है और एक फ्रॉड कंपनी से 1 करोड़ का लोन लिया जाता है, उसमें से 50 लाख कांग्रेस को दे दिए जाते हैं, बाकी रख लिया जाता है। ये पूरा घोटाला हुआ है। उन हजारों परिवारों का क्या होगा जिन्होंने एजीएल में अपना पैसा लगाया? नहीं, ये तो बड़ा गंभीर किस्म का सवाल है खेमचंद जी, लेकिन लोग देश में ये भी जानना चाहते हैं कि इतना गंभीर मसला था वो 8 साल तक उस फाइल को आपके राज्य में रखे रहने दिया गया। ये बात तो थोड़ी समझ में नहीं आ रही है। कभी समय मिले तो उस फाइल को पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा कि आखिर 2014-15 में दर्ज किया गया ईडी का केस एक सम्मान के लायक 8 साल बाद समझा गया, और तब समझा गया जब उसमें आरोपी बनाए गए 2 नेता तो इस दुनिया को छोड़कर भी जा चुके, माननीय मोतीलाल वोरा जी और माननीय ऑस्कर फर्नांडिस जी। इतने गंभीर मसले पर इतने गंभीर तरीके से काम किया गया। खेमचंद जी थोड़ा समीक्षा कीजिएगा, क्यों किया गया इतनी गंभीरता से काम? लेकिन ब्रजमोहन जी मैं आपके पास आना चाहता हूं और आपसे समझना चाहता हूं, विपक्ष की कोशिशों को गंभीरता से देश तब लेता जब कोई गंभीर विकल्प सामने आया होता। जो नाम सामने आता है वो साफ इंकार कर देता है, मेरे नाम पर विचार मत करना। शरद पवार उनमें से एक नाम है। देश में बड़े सम्मानीय राजनीतिज्ञ हैं, उनकी वरिष्ठता, उनके अनुभव, उनकी काबिलियत, उनकी क्षमता का लोहा मानते हैं। जो नहीं मानते थे वो महाराष्ट्र में उन्होंने जैसी सरकार चलवा के दिखा दी उसके कारण मानने लगे, पर वो राष्ट्रपति चुनाव के अंतर्गत उम्मीदवार बनने के लिए तैयार नहीं। क्या आप नहीं मानते हैं? उनका इंकार ही अपने आप कोशिश का। मैं सोचता हूँ इसको इस संदर्भ में देखना शायद ठीक नहीं हो। आदरणीय शरद पवार मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियन है और उनको मेन स्ट्रीम से अभी लगातार काम करने की उन्हें ललक। मैं देखता हूं कि सुबह 5:30 बजे से रात के 11 साढ़े 11 बजे तक लगातार लोगों के बीच में काम करना उनकी आदत में शुमार। एक कारण वो भी मैं मानता हूं कि हो सकता है कि अभी वो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स से हटना नहीं चाहते, क्योंकि राष्ट्रपति बनने के बाद अपनी मर्यादाएं होती हैं और उसमें फिर आदमी की सीमाएं निर्धारित हो जाती है। लेकिन ये बात भी उतनी सच है
कि वो किसी भी हालत में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक सशक्त उम्मीदवार खड़ा करना चाहते हैं और वो उनकी पूरी ख्वाहिश है इस बात की कि भारतीय जनता पार्टी के साथ ब्रजमोहन जी, मैं एक सवाल करना चाहता हूं आपसे। देश बड़ा है या व्यक्ति की अपनी इच्छा बड़ी है? विपक्ष लगातार ये बताने की कोशिश कर रहा है कि देश नरेंद्र मोदी और भाजपा के नेतृत्व में सुरक्षित नहीं है। राष्ट्रपति जैसा महत्वपूर्ण पद है जो इस सरकार की निरंकुशता को तथाकथित तौर पर जो आप बताते हैं अंकुश में ला सकता है, एक भूमिका निभा सकता है। क्या शरद पवार जैसा समर्पित राजनीतिक देश के लिए इतना करने के लिए भी तैयार नहीं है? ऐसी नाजुक घड़ी, ऐसी कठिन परिस्थिति, उसमें भी आप यहां पर तर्क दे रहे हैं। शरद पवार मेन स्ट्रीम राजनीति में बना रहना चाहते हैं। क्या वाकई राष्ट्रपति का पद इतना गैर जरूरी, इतना महत्वहीन है जिसके संदर्भ में लगता है कि शरद पवार को ये मेरे लायक नहीं है? ये सवाल है। दूसरा सवाल इस बात को लेकर है, क्या देश का बचाना आपकी वाकई प्राथमिकता में? अगर देश को बचाना है तो राष्ट्रपति के पद के लिए अपने आप को दांव पर क्यों नहीं लगाते? या तीसरी बात ही महत्वपूर्ण है जो हमने अपने आकलन में कही, शरद पवार हार के लिए चुनाव नहीं लड़ते। अब हारी जब नियति है तो क्यों लड़ना? इसलिए शरद पवार ने कहा मेरे नाम पर भूले से विचार मत करना। क्या कहते हैं ब्रजमोहन जी? देखिए, इस मामले में सिर्फ आकलन किया जा सकता है। अरे आप ज्यादा मजा राजनीतिज्ञ बैठा है हमारे साथ में, आकलन क्यों करेंगे? तथ्यों पे बात करेंगे। भी नहीं बता सकता कि उनके मन में क्या है जी, पर जो दिखता है वो निश्चित रूप से दिखता है कि उनको ऐसा लगता है कि अभी मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में रहकर देश की ज्यादा सेवा की जा सकती है, क्योंकि राष्ट्रपति की भी अपनी एक सीमाएं। तो ब्रजमोहन जी का कहना है मेन स्ट्रीम में शरद पवार ज्यादा सेवा कर पाएंगे, राष्ट्रपति के तौर पर नहीं। क्या वाकई दर्शक इस बात पर यकीन करेंगे कि इस देश के राष्ट्रपति के तौर पर आप वैसा योगदान नहीं दे सकते हैं जो एक महज सांसद के तौर पर बने रह के दे सकते हैं? अगर इस देश में राष्ट्रपति का पद एक सांसद के मुकाबले भी महत्वहीन है तो फिर जाके इतनी मशक्कत करने के लिए 17 दलों के तमाम दिग्गज कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में बैठक क्यों कर रहे हैं? ये सवाल लोगों के जहन में रहेगा। कुल मिलाकर समझ में ही आता है कि भाजपा के खिलाफ एकजुटता का कितना भी दावा ये विपक्षी दल करें, पर इनके निजी अहंकार और इनकी निजी महत्वाकांक्षाएं उस चुनौती को दे पाने में अभी नजदीक भी नहीं दिखाई दे रही हैं जिसका दावा ये लोग करते हैं। जब तक कांग्रेस के खिलाफ विपक्षी दलों का ये ऐतराज रहेगा या कांग्रेस का विपक्षी दलों के संदर्भ में ये ऐतराज रहेगा, तब तक भाजपा के खिलाफ इनकी बात बनना संशय के दायरे में रहेगा। क्या इस संशय को समय रहते ये विपक्षी दल दूर कर पाएंगे? इसके देखने में हमारी दिलचस्पी है। आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समय है अब आज के शेर का। इस प्रकार की सियासत को ये हमारे शायर ने कहा कि जो बैठा है बगुला भगत की तरह वही हमको असली शिकारी लगे। जो बैठा है बगुला भगत की तरह वही हमको असली शिकारी लगे। सियासत में ऐसी उछल कूद है कि हर एक नेता मदारी लगे। जफर कमाली ने क्या कमाल की बात सियासत और सियासी लोगों के संदर्भ में कही है। विपक्षी दलों की कोशिशों को क्या इसी शायरी के नजर से नहीं देखा जाना चाहिए? विचार कीजिए और मुझे अब इजाजत दीजिए। कल फिर मिलेंगे नए विषय के साथ, तब तक के लिए सादर प्रणाम।